हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय, जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय एमपीडीएलएड का शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, और इस विषय की हम इकाई 2 की आज बात करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1 का वीडियो हम बनाकर ला चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके पहले और संज्ञान अधिगम बाल विकास और अन्य विषय जो द्वितीय वर्ष के उन सबकी वीडियो लेक्चर मौजूद हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मिल जाएगी। तो आज इस इकाई 2 जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जी हाँ, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें कैसे देखभाल करनी होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं पहले ही बता दूं कि इस पूरे विषय में मात्र 3 ही इकाई है, इकाई 1, 2, 3, लेकिन ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक विषय पे यहाँ पर 22 नंबर, 25 नंबर, 23 नंबर ऐसे आवंटित होते हैं। तो लगभग ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, 3 ही इकाई में सिमट जाता है, इसलिए बहुत डिटेल में ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके अंक योजना की। जी हाँ, मैं इसमें अंक योजना बताऊंगा, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने, पीवाईक्यूज वो बताऊंगा, और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन से ऐसे प्रश्न संभावित हैं उनके उत्तर भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करें इकाई 2 जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके अंक योजना की, ब्लूप्रिंट की। तो इस पर जो अंक आवंटित है कुल वो है 25। टोटल कितने मार्क्स आवंटित है इसके ऊपर? 25 अंक मिलेंगे। जी हाँ, इस पर टोटल 25 मार्क्स अलॉटेड है, यानी 25 अंक मिल सकते हैं इस एक इकाई को पढ़कर। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न देखिए, तो वस्तुनिष्ठ 5 यानी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें हर इकाई से 5-5 है, इसलिए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ हो ही जाते हैं। फिर 2 अंक के 2 क्वेश्चन, फिर 3 अंक का 1 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और साथ ही साथ 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आता है। यानी इतने सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये इकाई है। ये पूरी इसकी ब्लूप्रिंट देख लो आप, यहाँ पर टोटल इस तरह से 25 अंक आवंटित है, यानी 25 अंक मिलेंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, इतने अंकों के आएंगे। आपको समझ में आ गया? क्लियर है? मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब हम बढ़ चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, यदि आप एमपीडीएड की तैयारी कर रहे हैं और अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा डीएलएड का 90+% डिस्टिंक्शन के साथ बनाना चाहते हैं, तो आप एमपीडीएड का संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें, जो कि आता है पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ये संपूर्ण कोर्स ये 100% तैयारी करवाता है आपके डीएलएड की परीक्षा की 2026 की। साथ ही साथ इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, हर विषय की डिटेल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स, हर विषय का ऑब्जेक्टिव नोट्स और मैराथन लेक्चर, वीडियो लेक्चर, एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मिलता है मात्र एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको वहां से कोर्स परचेस कर लेने में आसानी मिल जाएगी, तुरंत ही कोर्स परचेस कर पाएंगे। 33% की छूट चल रही है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप टेस्ट सीरीज भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो ये सब आपको मिलेगा मात्र एक ही कोर्स के अंदर, और कहीं किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। 100% तैयारी यहीं से हो जाएगी और आप अपना डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री जो है वो डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न हमारा यहां पर कि भाई बालिका शिक्षा में आने वाली कोई 2 समस्याएं लिखिए। ठीक है, लड़कियों की जो शिक्षा होती है, गर्ल्स एजुकेशन जो होता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपको पता होना चाहिए। जैसा आपको पता हो कि हमारे देश में लड़कों का पढ़ाई लिखाई और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर है। अंतर इन द सेंस, उन्हें वो मौके नहीं मिलते जो लड़कों को मिलते हैं। ठीक है, तो कई जगहों पर भारत के कई क्षेत्रों में आज भी ऐसा देखने मिलता है कि लड़का लड़की में बहुत भेदभाव होता है और लड़कियों को वो समान अवसर नहीं मिलते जो लड़कों को मिलते हैं पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बालिका को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कत आती है, उसी की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, तो बालिका शिक्षा में आने वाली 2 समस्या, ऐसे तो बहुत समस्या है पर यहाँ हम 2 की बात करेंगे। लैंगिक विभेद, पहले तो जेंडर का भेदभाव है ना, तो अब इस चैप्टर का ही नाम है, विषय का ही नाम है शिक्षा में समावेशी जेंडर मुद्दे। ठीक है, तो जेंडर की बात तो आएगी। साथ ही साथ जो माँ बाप गरीब होते हैं वो अपनी लड़की को नहीं पढ़ाते, कम से कम लड़की को ही पढ़ा लें ऐसा सोचते हैं। ठीक है, और लड़की जो है वो पढ़ लिख लेगी तो क्या ही फायदा, दूसरे के घर चली जाएगी, वहां जॉब करेगी, शादी हो जाएगी तो पैसे तो वहां देगी, तो हमारे घर तो पैसे आएंगे नहीं, वगैरह वगैरह, वो हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी, ये सब सोच भी रहती है। स्कूल की बहुत दूरी, यानी बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल का दूर होना, तो भी बच्चों को लोग नहीं भेजते हैं सेफ्टी की रीजन की वजह से, है ना। बहुत से ऐसे कारण होता है। स्कूल में महिला शिक्षकों की कमी होना, ये भी एक कारण होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, बहुत सारे वहां पे उपस्थिति अटेंडेंस रेशो बहुत कम होता है। ये सब कारण है, उसमें से आप 2 कोई भी लिख देना। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों की 2 समस्याएं लिखिए। जो बच्चे वंचित होते हैं ना, जिन्हें छोड़ दिया जाता है या कुछ चीजों से रहित हैं, वंचित हैं, यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उनके पास भिन्न होंगी, नहीं होंगी सामान्य बालकों की तरह। ठीक है, उन्हें हम वंचित बालक कहते हैं। ये जो वंचित बालक हैं, इनकी क्या समस्या होती है, तो वंचित बालकों की जो समस्याओं की बात करें तो आप प्रश्न पूछा, पहले थोड़ी लिखेंगे, वंचित बालकों की समस्याएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, नीचे निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा कुछ। नंबर 1, विद्यालय जाने में असमर्थता। दूसरा, आर्थिक असमानता।
वंचित बालक ऐसे कई प्रकार के होंगे, मतलब कई प्रॉब्लम्स हो सकता है वो विकलांग हो सकता है मंदबुद्धि बालक हो सकता है परिवार उसका जो समर्थ नहीं हो सकता है गरीबी हो सकता है माता पिता असाक्षर हो, उतने जागरूक ना हो इसलिए नहीं भेज रहे पढ़ने। ये बहुत से कारण हो सकते हैं, उसमें से 2 कारण लिखने हैं। पहला लिखा है विद्यालय जाने में असमर्थ, वो बच्चा स्कूल नहीं अटेंड कर पाता। दूसरा कि उसकी आर्थिक असमानता होती है, यानी आर्थिक रूप से फाइनेंशियल रूप से लोग असमान है ना, असमानता है इनमें कि ये फाइनेंशियली जो है ना कह सकते हो कि ये सिमिलर नहीं है दूसरे बच्चों की तरह, इसलिए वंचित बालकों में आते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया वंचित बालकों की 2 विशेषताएं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भाई जो मंद बुद्धि बालक है वो क्या होता है? मंद बुद्धि बालक से आप क्या समझते हो? किस बालक को मंद बुद्धि बालक बोलेंगे, है ना? मंद बुद्धि बालक है क्या एक्चुअल में, उसकी बात करेंगे। तो देखिए मंद बुद्धि बालक क्या है, अगर आप बात करें इसकी तो पहले आप देख लीजिए भाई मंद बुद्धि बालक क्या है। ऐसा अगर आपको आता है कौन होता है, क्या होता है, कैसे उसकी पहचान वगैरह वगैरह, तो हम बात करेंगे। लेकिन ये जान ली कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले थ्योरी ही लिखो कि मंद बुद्धि बालक की परिभाषा दी जा रही है, मंद बुद्धि बालक का अर्थ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी थोड़ा सा लिखो, टाइटल हेडिंग दो थोड़ा सा, उसके बाद थ्योरी लिखो। तो मंद बुद्धि बालक का अर्थ यहाँ लिखा है, देखो क्या, तो मंद बुद्धि बालक मूढ़ होता है, ठीक है, मूर्ख जैसा होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने तथा विचार करने की शक्ति कम होती है। इस संबंध में कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित है। अब वैसे तो मंदबुद्धि बालक के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दे रखी है, ठीक है। मंदबुद्धि बालक जो होता है दिमागी रूप से थोड़ा सा मूड कमजोर होता है, जिस कारण से उसके सुनने सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना थोड़ी धीमी होती है, दूसरों की अपेक्षा में थोड़ी कम होती है। इस कारण से मंदबुद्धि बालक जो है अच्छे से शिक्षा हासिल नहीं कर पाता, अधिगम नहीं कर पाता, ठीक है, और थोड़ा सा वंचित रह जाता है। क्लियर? तो यहां पर एक परिभाषा दी क्रो एंड क्रो, हमारे मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है कि इनके हिसाब से क्रो तथा क्रो जो है उनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है मंदबुद्धि बालक की, उन्होंने क्या दी है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि जिन बच्चों का आईक्यू, बुद्धि लब्धि मतलब क्या होता है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हो दिमागी क्षमता को कह सकते हो। तो जिन भी बच्चों का बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है, 70 से कम होता है, जिस भी बच्चों का बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू 70 से कम होता है, 70 से कम होता है, उन्हें मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड को की, उन्होंने परिभाषा दी। ठीक है, उन्होंने आईक्यू बेसिस पे यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर परिभाषा दिया कि जिनका भी आईक्यू या फिर बुद्धि लब्धि 70 से कम है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषताएं पूछा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे प्रश्न यहाँ से बहुत आते हैं। अब आप देखो ना आगे चल के ऐसे कई प्रश्न भी मैं शामिल करूंगा, हम पढ़ेंगे, तो याद रखिए कि ऐसे ही पैटर्न के प्रश्न आपको बार बार मिलने वाले इस चैप्टर में। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी सबसे पहले करना है, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ना, 16, 22, 18, मतलब कई बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पिछड़े बालक की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पिछड़े बालक में निम्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो नीचे दिए जा रही हैं, है ना। उसमें से पहला है सीखने की धीमी गति होती है। पिछड़ा बालक जो है ना वो सीखता है लेकिन धीमा सीखता है, औरों की अपेक्षा में धीमा। जैसे गणित के शिक्षक ने कोई गणित का सवाल हल करने की कोई विधि बताई, तो बाकी सब बच्चे ने एक बार में 2 बार में सीख लिया, पर इसको 1-2 बार में नहीं आएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करेगा तब जाके आ पाएगा, या टीचर स्पेशली इसके पास जाके आराम से धीरे धीरे समझाएगा अलग से तब समझ पाएगा। ये होता है पिछड़े बालक का पहचान, पहला कि उसकी सीखने की गति धीमी होगी। दूसरा, जीवन में निराशा का अनुभव। ये बच्चे अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड डिमोटिवेटेड फील करेंगे, एकदम निराश रहेंगे तरफ से कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कुछ आता ही नहीं है, तो पूरी तरह से निराश रहते हैं ऐसा। तो ठीक है, तो इनमें निराशा का अनुभव रहता है। और क्या? समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, इनमें समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इनकी जो हैबिट होती है ना वो समाज का विरोध, यानी समाज में जो नियम कानून है, समाज में जो व्यवस्था बनी है ना, ये उसके विरोध यानी उसके अपोज में काम करने की हैबिट होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है, यानी समाज के अपोज ही जाती है हमेशा। ठीक है, फिर और क्या? व्यवहार संबंधी समस्याओं के अभिव्यक्ति, व्यवहार संबंधी यानी इनका व्यवहार जो होता है सामान्य नहीं होगा, इनका व्यवहार दूसरों की तरह नहीं होगा, ये व्यवहार में कुछ अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं, व्यवहार में संकोची हो सकते हैं, कुछ ज्यादा ही अति तेज तर्रार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं। और जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, जन्मजात यानी बचपन से को जो जन्म लेता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जन्म लेने के बाद हर कोई 1 साल में 2 साल में जो चीज सीख जाता है ये उनमें शायद नहीं सीख पाती, उनसे और पिछड़ जाते हैं। यानी जन्म के आधार पर कोई बच्चा अगर 4 साल में जो ज्ञान हासिल कर लेता है, इनको शायद 4 साल में ज्ञान नहीं आता, इनको 6-7 साल लग जाते हैं उस ज्ञान को हासिल करने में, और की अपेक्षा में सीखने की गति धीमी होती है। फिर सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, नॉर्मल जो सिलेबस और कोर्स बना होता है सबके लिए ना, उससे ये लोग ढंग से नहीं पढ़ पाते, इसका ज्यादा फायदा इन्हें होता नहीं है। ऐसे बालकों के लिए स्पेशल कोर्स चाहिए, ऐसे बालकों के लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए टीचर को, टीचर का विशेष ध्यान भी होना चाहिए इनके ऊपर, शिक्षक का। ठीक है,
सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, और नॉर्मल मेथड जो सबको सिखाई जाती है ना, वो इससे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग करके, ताकि इनको भी समझ में आ जाए, इनके स्तर का पढ़ाया जाए तो पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सामान्य पाठ्यक्रम है, आमतौर पर जो सभी छात्र स्टूडेंट समझ जाते हैं, वैसे मेथड्स, वैसा सिलेबस और पाठ्यक्रम इनके बस का नहीं है, वो नहीं समझ पाते, उससे उसमें ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीख ही नहीं सकते, सीख सकते हैं, पर इनके लिए अलग मेथड चाहिए, इनका तरीका थोड़ा अलग होता है सिखाने का। ठीक है, तो इनको अलग तरीके से पढ़ाया भी जाना चाहिए। ठीक, ये है पिछड़े बालकों की विशेषताएं। तो जो बालक पिछड़े होते हैं ये उनकी विशेषताएं होती हैं, इनमें से आपको सभी ध्यान रखनी है, जितना हो सके उतना लिखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल कि भाई प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताइए। अभी हमने पिछड़े बालक का देखा था, जस्ट उसके अपोजिट है ये प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, पीआईक्यू के साथ साथ ये वीवीआईएमपी क्वेश्चन भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली डेट की परीक्षा के लिए, मेरे तरफ से ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी विशेषता यहाँ पर पूछा है। तो अगर हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की बात करें तो भाई सबसे पहला देख लो, यहाँ पर थ्योरी बनाकर दे दी गई है, पहले लिख दिया गया लाइन, डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिखे। प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, विशाल शब्दकोश। प्रतिभाशाली बालक का जो शब्दकोश यानी वोकैब होता है, उसको कई सारे शब्द याद होते हैं, कई चीजों का मतलब पता होता है। ठीक है, दूसरा, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, वो मेंटल सोचना बहुत बहुत किसी भी सवाल का जवाब फट से देता है, कोई भी सवाल के जोड़ घटा भाग कुछ भी रहे वो फट से कर लेता है। इसका सोचने का क्षमता जो बहुत तेज है, बहुत जल्दी से प्रोसेस कर लेता है दिमाग, यानी इसमें मानसिक क्षमता बहुत तीव्र होती है। और क्या, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, भाई इनके डेली के जो काम होंगे, दैनिक कार्य, ये थोड़ा डिफरेंट होंगे, सबके जैसे नहीं होंगे, इनमें दिनचर्या में जो काम होता है इनका अलग होता है, विभिन्न विभिन्न काम करेंगे। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता में जनरल नॉलेज बहुत होगा, आसपास चीजों में बहुत जानकारी होगी इनकी। ठीक है, अपनी पढ़ाई के अलावा भी आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसे बालक जो होते हैं ये प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, इन्हें सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से पता रहता है। ठीक है, फिर सामान्य अध्ययन में रुचि, नॉर्मल जो अध्ययन होता है, सामाजिक विज्ञान कह लो या कुछ और कह लो, कुछ भी विषय जो होते हैं इन सब में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये नॉर्मल तरीके से पढ़ने में मजा आता है इन्हें। फिर अध्ययन में अद्वितीय सफलता, है ना, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होते हैं, इनसे मतलब सबसे आगे होते हैं, हमेशा सबसे आगे, कभी द्वितीय नहीं फर्स्ट ही आएंगे ऐसा। अब वो कहने की बात है कि फर्स्ट रैंक ही हमेशा, ऐसा नहीं, मतलब हमेशा आगे रहेंगे, ऐसा रहता है इनमें। फिर अमूर्त विषयों में रुचि, जो विषय अमूर्त होते हैं, अमूर्त का मतलब जिन विषयों में लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता, उन विषयों में इनको इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आमतौर पर सबको मजा किसमें आता होगा, विज्ञान में, है ना, लेकिन ये ऐसे होंगे जिनको हिंदी में मजा आने लगेगा, ये ऐसे होंगे जिनको सामाजिक विज्ञान में मजा आने लगेगा, है ना, ऐसे विषय जिसमें किसी को मजा नहीं आता उन्हें इसमें मजा आने लगता है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, है ना, एकदम ये सबको आश्चर्य कर देंगे अपने सोच से, अपने दूरदृष्टि से, अपने मन से, अपने मन के विचारों से, अपने थॉट से। ठीक है, तो ये इनका खासियत होता है। मंद बुद्धि तथा सामान्य बालकों में अरुचि रहती है इनकी, यानी जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, जो सामान्य बालक नॉर्मल बच्चे होंगे, उनके साथ इनकी दोस्ती नहीं होगी, उनके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इनको, ये उनके लेवल के नहीं समझते उनको, ना अपने लेवल का समझते नहीं है, उनसे ना दोस्ती होगी ना उनमें कोई इंटरेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि नफरत करते हैं, लेकिन उनका साथ उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके माहौल में, व्यवहार में कुछ मदद ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है उससे सामान्य बालक या मंदबुद्धि बालक में विशेष रुचि नहीं होती है, उनसे दूरी रहते हैं लोग। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कि श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के लक्षण बतलाइए। जो बच्चे सुनने में थोड़ी बाधा आती है जिनके सुनने में, है ना, तो श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण बताइए, पहचान बताइए। तो अगर हम बात करें श्रवण बाधित बच्चों की पहचान की, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे कि वो बच्चा सुनने में उसको तकलीफ होती है, कौन सा बच्चा है जो श्रवण बाधित बच्चा है, जिसकी लिसनिंग स्किल में थोड़ी कमी है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहले थोड़ी लिख लो, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के लक्षण। पहला लक्षण कि बच्चों के कान से लगातार कोई तरल पदार्थ बहता है। अगर बच्चे के कान से लगातार तरल पदार्थ बह रहा है, मैल बह रहा है, मवाद बह रही है, अक्सर उसको तकलीफ रहती है इस तरह की, तो आप समझ जाना कि भाई उसको थोड़ा तो सुनने में तकलीफ है, श्रवण बाधित है वो। दूसरा, बच्चों के कान में उंगली, पेन या पेंसिल इत्यादि डालना, है ना, बच्चे बार बार कान में पेंसिल, उंगली, ये सब चीजें करते रहते हैं, जिसकी वजह से कान में चोट होती है या सुनाई में तकलीफ आती है, तो कान को साफ करने की कोशिश वो करते हैं, खुजली करना, ये सब चीजें बार बार करते हैं अधिक। ऐसे तो हर कोई सामान्य व्यक्ति कभी कभी ऐसा करेगा, आप और मैं भी करते होंगे, पर ये हमेशा, है ना, लगातार करते रहेंगे। ठीक है, बालक का कक्षा में अध्यापक की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं होना। इस बच्चे का ध्यान, ये जो श्रवण बाधित बच्चा होगा, ये टीचर की तरफ हमेशा पूरा ध्यान दे नहीं पाएगा, क्योंकि सुनाई नहीं आएगा कई बार, तो इससे ऐसा है ना, सुनने में तकलीफ ही होगी इसको। ठीक है, फिर शिक्षक द्वारा बार बार बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया न करना। टीचर आवाज देगा, इसका ध्यान ही नहीं है, इसको सुनाई नहीं जा रहा है, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये श्रवण बाधित तो है भाई, है ना,
तो ये ध्यान रखना है। ऐसा अगर लक्षण बालकों में दिखाई देते हैं तो पहले तो उन्हें डायग्नोस करना चाहिए, मतलब उनका जांच करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर देखना चाहिए कि उसको क्या परेशानी है, क्या सच में वो सुन नहीं पा रहा है, डॉक्टर चेकअप होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। फिर ऐसे बच्चों को कक्षा में आगे बिठाएं ताकि उनकी आवाज पहुंच जाए, है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है कि भाई दृष्टिबाधित बच्चों के प्रमुख लक्षण। अभी श्रवण बाधित देख लिया हमने, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको ढंग से दिखाई ना देता हो, दृष्टिबाधित जो बच्चे होंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के प्रमुख लक्षण बताइए। अब बोलो सर आपने चश्मा पहना, आप भी दृष्टिबाधित हो। भाई मैंने ये इसलिए पहना है कि इतनी सारी लाइट जो चलती है स्टूडियो में यूवी रेस से बचने के लिए, और दूर का मुझे नहीं दिखता, थोड़ा क्लियर, थोड़ा धुंधला दिखता है, इसके लिए है, ठीक है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा दृष्टिबाधित नहीं हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सेफ्टी के लिए पहना हुआ है, क्योंकि आंखें जो होती बहुत नाजुक होती हैं, और इतना जो हार्श लाइट होता है स्टूडियो का, किसी दिन मैं अपने स्टूडियो का टूर कराऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा कि इतनी सारी लाइटें चलती हैं, तो उन एलईडी लाइट्स की जो रोशनी आंखों पर पड़ती है लगातार, ठीक है, तो आंखों पे डैमेज होता है। इस कारण से उस यूवी रेज से, हार्मफुल रेज से खुद को बचाने के लिए, आंखों को बचाने के लिए ये यूवी रे वाला पहना हुआ। आप देखो अभी तो कई बार ऐसा होगा कि ब्लू लाइट यहाँ पर चमक जाती है, ब्लू रिफ्लेक्शन, क्यों? क्योंकि जो ब्लू लाइट, यूवी लाइट आ रही होती है इस आंखों पर, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस ग्लास के वजह से। यूवी प्रोटेक्टेड रेज भी है ये, ठीक, इसलिए पहना है। अब ये मत बोल देना कि सर आप ही दृष्टिबाधित बालक को, हाँ थोड़ा बहुत मार भी दिया तो कोई इशू नहीं है, हूं। तो दृष्टिबाधित बच्चों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, पहले थोड़ी लिख लो। दृष्टिबाधित बच्चों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, अक्सर सिर दर्द बतलाते हैं, वह दर्द के बाद आंखें बंद कर लेते हैं। अक्सर सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, और जब हेडेक होता है तो आंखें बंद करते हैं। तो ये आंखें और सर दर्द का और आंखों से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, ठीक है। अक्सर देखना आप कई लोग का आंखों का चश्मा, सर दर्द का चश्मा लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तो जो बच्चे अक्सर सर दर्द की शिकायत करें, और शिकायत में सर दर्द में आंखों का भी बंद होना, आंखों का भी पानी आना, जलन देना, लाल हो जाना, ये सब उसी की निशानी है दृष्टिबाधित बालक की। बच्चा आंखों को अत्यधिक मलते रहता है, बार बार आंखें मलते रहेगा, बार बार आंखें साफ करेगा, ये भी दृष्टिबाधिका का एक कारण है। फिर पुस्तकों को आंखों के निकट रखकर पढ़ना, एकदम पास आके से किताब में घुस जाना, ऐसे पढ़ना, ये भी क्या है, दृष्टिबाधिता का ये भी कारण है, ये भी एक लक्षण भी है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई बच्चा अगर किताब को बहुत पास आकर पढ़ रहा है, किताब में एकदम घुस जा रहा है, तो ये जान लीजिए कि हाँ ये दृष्टिबाधित बालक है, इसकी दृष्टि में कुछ दोष है। फिर बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देखने या चार्टों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर या जो भी जहां उसे पढ़ना है, या टीचर जो पढ़ा रहा है श्यामपट पर या बोर्ड पर, उसे दिखता नहीं है ना क्लियरली, तो उसे कठिनाई होती है देखने में, शब्द छोटे लिख दे तो समझ नहीं आते, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों को दृष्टिबाधिता हो सकती है, ये सब दृष्टिबाधिता के लक्षण है। तो ऐसे बच्चों की पहचान करके उन्हें कक्षा की प्रथम रो में बिठाना, पास में बिठाना आगे, ताकि वो देख पाए, ठीक है। और सही समय पर उनकी पहचान हो जाए तो हो सकता है चश्मा लग जाए, इलाज हो जाए तो उनका दृष्टि जो है वहीं रुक जाए, उससे ज्यादा ना बिगड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहचान में रहना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीवाईक्यू भी है, ठीक है। तो वैसे तो सारे क्वेश्चन बता रहा हूं ना कभी तो आए हुए ही हैं, कोई बार बार आया है, कोई एक आध दो बार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है आने वाली डेट की परीक्षा के लिए। क्लियर है, समझ गया आपको? तो स्टूडेंट्स ये था इकाई 2, शिक्षा में समाज एवं जेंडर मुद्दे विषय की इकाई 2, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और भी डिटेल में नोट्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट, एक्सक्लूसिव नोट, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, ये सब आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, बिना किसी कूपन कोड के। बिना कूपन कोड डाले ही आपको 33% ऑफ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कूपन कोड डालने में कोई ऑफ नहीं मिलता है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।